नमस्कार, पत्रिका टीवी में आपका स्वागत है। मैं निरंजन और आप देख रहे हैं हेलो डॉक्टर। आज हम सवाल जवाब स्पेशल शो कर रहे हैं और हमारी आज की जो एक्सपर्ट है उनसे आपको मिलवा देते हैं। डॉक्टर मेघा शांडिल्य शास्त्री प्रसूति एवं महिला रोग विशेषज्ञ हैं। आपको 13 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में आप WHC अमर जैन हॉस्पिटल वैशाली नगर जयपुर में सेवाएं दे रही हैं। आप लेप्रोस्कोपिक सर्जन एवं इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट हैं और आपको मलेशिया में हुए अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम एस्पायर 2017 में बेस्ट केस पेपर का अवार्ड मिल चुका है। आपको 2018 में साउथ अफ्रीका में हुए WCIM में बेस्ट पोस्टर प्रेजेंटेशन के लिए भी सम्मान मिल चुका है और आपके कई रिसर्च पेपर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जर्नल्स में प्रकाशित हो चुके हैं। तो डॉक्टर साहब, इस शो में आपका स्वागत है। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। पहला सवाल है, मेरी उम्र 35 वर्ष है। 2 बार प्रेग्नेंट होने के बावजूद दोनों बार गर्भ गिर गया। अब मैं पिछले 3 साल से गर्भ धारण नहीं कर पा रही हूँ। मुझे क्या करना चाहिए? एक महिला दर्शक ये जानना चाहती हैं। पहले तो मैं ये कहूँगी कि मुझे समझता है एक महिला होने के कारण कि आप किस स्थिति से गुजर रही होंगी, लेकिन आप हताश ना हो। आपकी उम्र अभी 35 है। आप आराम से अभी और प्रेगनेंसी ट्राई कर सकती हैं। जहाँ तक आपकी 2 पुरानी प्रेगनेंसी के गिरने का सवाल है, पहले तो हमें ये खुश होना चाहिए कि आप प्रेग्नेंट हो गए, तो हमारे पास एक ये तो संभावना है कि आप आगे जाके प्रेग्नेंट हो सकती हैं। अब प्रेगनेंसी क्यों गिरी, आपका गर्भपात क्यों हुआ, हमें वो देखना पड़ेगा। उसके लिए आप एक गायनेकोलॉजिस्ट से मिलें। आप कुछ पर्टिकुलर टेस्ट कराएं जिसमें अकेली महिला का नहीं लेकिन पुरुष का भी टेस्ट होंगे, क्योंकि अबॉर्शन का कारण सिर्फ महिला में नहीं होता है, कभी कभी स्पर्म क्वालिटी की वजह से भी अबॉर्शन होते हैं। तो आप अपने हस्बैंड का भी टेस्ट कराइएगा। जहाँ तक आपका सवाल है, हमें पहले ये देखना पड़ेगा कि आपकी जो बच्चादानी है उसकी बनावट में कोई डिफेक्ट तो नहीं है। दूसरा, जब बच्चा रुक जाता है तो आपके उसमें कोई खून की जांच में तो कोई डिफेक्ट नहीं आता है। कुछ बीमारियां जिसको हम एप्ला कहते हैं उसकी वजह से बहुत बार अबॉर्शंस होते हैं, रिकरेंट अबॉर्शंस होते हैं, तो हमें वो भी टेस्ट करना पड़ेगा। हर बीमारी का इलाज होता है, इसलिए आप सही टाइम पे जाके आप दिखाएं। आप ज़्यादा इंतज़ार ना करें। बिल्कुल। और जब ऐसी स्थिति होती है तो महिला के ऊपर कई तरह के दबाव होते हैं, पारिवारिक होते हैं, सामाजिक होते हैं, और हम इधर उधर कुछ ऐसे नुस्खों या ऐसे लोगों के चक्कर में आ जाते हैं जो कि मेडिकली प्रूवन नहीं है। तो इन सब चीज़ों से बचें और आप गायनेकोलॉजिस्ट की सलाह ज़रूर लें। इनफर्टिलिटी के जो विशेषज्ञ हैं उनसे भी आप बात कर सकते हैं यदि आपको ऐसा करने की सलाह आपके डॉक्टर दे रहे हैं। अगला सवाल है, मेरी उम्र 44 वर्ष और वज़न 62 किलो है। पिछले कुछ महीनों में ज़्यादा देर खड़े रहने या ज़्यादा चलने से मेरे तलवों में दर्द रहता है जो लगातार बना रहता है। साथ ही हड्डियों में भी दर्द महसूस होता है। ये घरेलू उपचार जानना चाहती हैं। खुशहाली हैं जयपुर से। खुशहाली जी, पहले तो मैं आपको ये कहूँगी कि उम्र के साथ साथ हर महिला की बॉडी में भी चेंजेस आते हैं। हमारी बॉडी थोड़ी कमज़ोर भी होती है, जैसे हमारी डिलीवरियां होती हैं उसके बाद भी हमारी बॉडी कमज़ोर होती है। घरेलू उपचारों में तो आप ज़्यादा दही, दूध, दही, पनीर, छाछ इनका सेवन करें जिसमें कैल्शियम की मात्रा ज़्यादा हो। हर खाने में आप दाल और हरी सब्जियां ज़रूर लें। जहाँ तक मेडिकल का सवाल है, 44 की आपकी एज है, उसमें मैं आपको ये कहूँगी कि आप कैल्शियम और विटामिन D3 का सेवन करें। पहले आप कैल्शियम, विटामिन D3, B12 इनके टेस्ट कराएं। जहाँ तक आपके तलवों में तकलीफ़ जो है उसके लिए एक चीज़ होती है जिसको हम यूरिक एसिड कहते हैं। कभी कभी वो बढ़ जाता है तो हमारे तलवों में जलन और दर्द होता है। उसके लिए आप जो जनरल फिजिशियन एक्सपर्ट्स होते हैं आप उनसे जाके मिलें। आपके अगर हड्डियों में बहुत तकलीफ़ हो रही है या आपको चलने में प्रॉब्लम हो रही है या जोड़ों में तकलीफ़ हो रही है तो उसके लिए आप रूमेटिक आर्थराइटिस एक्सपर्ट्स जो होते हैं और हड्डी के डॉक्टर जो होते हैं आप उनसे जाके मिलें। अच्छा, इनकी जो एज बता रहे हैं ये फुल मतलब मिड 40s में आ रही है, तो ये इनका क्या मेनोपॉज का भी टाइम हो सकता है? हम मेनोपॉज 2 तरीके से डिवाइड करते हैं, एक पेरीमेनोपॉजल और एक मेनोपॉजल एज होती है। अभी ये पेरीमेनोपॉजल एज में भी नहीं आई हैं क्योंकि वो मोस्टली 46 से 49 तक होती है। लेकिन कभी कभी महिलाओं में आजकल जितना इन्वायरमेंटल टॉक्सिन्स है, जो इन्वायरमेंटल चेंजेस है, उसमें बहुत जल्दी मेनोपॉज आ जाता है। तो एक बार आपको उसके लिए तो आपका पूरा बॉडी चेकअप कराना ही पड़ेगा कि कहीं आप आगे जाके मेनोपॉज आपको जल्दी तो नहीं आ रहा है।
तो एक बार तो आपको वो भी देखना ही पड़ेगा। बिल्कुल। अगला सवाल है, पिछले सप्ताह मुझे प्रेगनेंसी का पता चला, प्रेगनेंसी के दौरान किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, मुझे सलाह दीजिए। अवंतिका है इंदौर से। अवंतिका जी, पहले तो मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेट करूँगी आपकी प्रेगनेंसी के लिए। अब जहाँ तक उसके ध्यान का सवाल है, प्रेगनेंसी 3 पार्टों में बांटी जाती है जिसको हम ट्राइमेस्टर कहते हैं। आपको अभी प्रेगनेंसी का पता चला है, आप फर्स्ट ट्राइमेस्टर में है, मतलब पहला, दूसरा, तीसरा महीना जो प्रेगनेंसी का होता है। ये प्रेगनेंसी का बहुत मुश्किल महीना होता है, इसमें आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है अपने लिए। खाने पीने का बहुत आपको ध्यान रखना है। कुछ चीज़ें जिनको हम कहते हैं कि जिनसे अबॉर्शन हो सकते हैं, जिनको हम मानते हैं, वो आपको अवॉइड करना पड़ेगा। आपको कब्ज़ी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कब्ज़ी पेट के नीचे दर्द देती है, थोड़ा ज़ोर लगाना पड़ता है, तो उससे थोड़ा सा यूट्रस में हमें प्रॉब्लम आ सकती है। भारी काम नहीं करना है, बहुत ज़्यादा भारी सामान नहीं उठाना है। अगर आपकी ये सेकेंड प्रेगनेंसी और फर्स्ट बेबी अगर आपका है बड़ा, तो कोशिश करिएगा आप उसको बहुत ज़्यादा गोद में लेके पहले 3 महीने ना चलें, और बहुत ज़्यादा नीचे झुक के काम ना करें। झाड़ू अगर आप घर में करते हैं या मान लीजिए आप पोछा करते हैं, तो खड़े होके करने की ज़्यादा कोशिश करें। बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग ना करें। बाहर का खाना, अभी वैसे भी बारिश का मौसम है, खाने में थोड़ा सा प्रॉब्लम आती है बाहर के। आपको जो खाने की इच्छा है आप घर का बनाएं खाना, वो खाएं। खाने में आप बहुत ज़्यादा हेल्दी खाने का ध्यान रखें। जैसे आपको हर खाने में दाल होनी चाहिए, 1 कटोरा दही होना चाहिए, 2 टाइम आपको दूध पीना चाहिए। अगर आपको सादा दूध नहीं पी पा रहे हैं तो आप उसमें कुछ भी मिला सकते हैं। प्रोटीन शेक, कोई सा भी प्रोटीन शेक बना सकते हैं। कोई भी फ्रूट बना के उसका फ्रूट शेक बना के ले सकते हैं आप। अगर आपके घर में बहुत ज़्यादा डायबिटीज़ की कोई हिस्ट्री नहीं हो, तो आप खाने में हल्का फुल्का मीठा भी आप रख सकते हैं। अगर आपको बहुत वॉमिटिंग हो रही है और आप खाना पूरा बैठ के एक टाइम नहीं खा सकते, तो आप तोड़ तोड़ के छोटा मील ले सकते हैं। फ्रीक्वेंट स्मॉल मील जिसको हम कहते हैं, आप वो ले सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है आपको एक ही टाइम बैठ के 2 रोटी खानी है। आप 1 रोटी 1-1 घंटे के गैप में भी खा सकते हैं। आपको बहुत ज़्यादा पिज़्ज़ा खाने की इच्छा हो रही है, लेकिन अगर आपको मैदे से प्रॉब्लम है या आपको बाहर का नहीं खाना है, तो आप सिंपल आटा ब्रेड लेके उसको ब्रेड टोस्ट बना के खा सकती हैं। आप कस्टर्ड, आइसक्रीम थोड़ी थोड़ी मात्रा में खा सकती हैं। ये आपकी एसिडिटी को भी हेल्प करेगा और आगे आपकी हेल्थ को भी करेगा। बिल्कुल। तो आपने ट्रेडिशनल और मॉडर्न दोनों तरीक़ों से इनको गाइड कर दिया है कि यदि आपको कुछ चटपटा खाना है जो कि आजकल बाज़ार में मिलता है, तो आप उसको घर में भी बना के या घर में किसी से बनवा के वो खा सकते हैं। और बाकी पारंपरिक चीज़ें जो हमारे परिवारों में होती हैं, वो तो घर की बुज़ुर्ग महिलाएं बड़े सब बताते ही रहते हैं। प्रेगनेंसी के साथ महिला के मन में ये सवाल भी रहता है या उसकी इच्छा होती है कि मेरी जो डिलीवरी है वो नॉर्मल हो, सिजेरियन नहीं हो, तो उसके लिए कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो ये अपनी लाइफ स्टाइल में शामिल कर सकती हैं? सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि हर लेडी को नॉर्मल डिलीवरी के लिए ही ट्राई करना चाहिए सबसे पहले, अनटिल अनलेस आपकी कोई मेडिकल कोई कॉम्प्लिकेशंस ना निकले। पर 90% आपको अपना दिमाग बना लेना चाहिए कि मुझे डिलीवरी नॉर्मल ही चाहिए। प्रेगनेंसी बीमारी नहीं है, इसलिए आप अपने आप को बीमार ना समझें। रूटीन जो आप काम करते हैं आप करिए। आप ऑफिस जाते हैं तो आप रूटीन ऑफिस में काम करिए। आपकी जो एक्टिविटी रूटीन चलती है, जो आपकी प्रेगनेंसी आपको अलाउ करे, आप वो सारी एक्टिविटी करें। आप अगर आपके गायनेक आपको अलाउ करते हैं, तो आप जो ANC योगा जिसको कहते हैं, जो प्रेगनेंसी के टाइम पे योगा करते हैं, आप वो करिए। उससे बॉडी रिलैक्स भी होती है, फ्लेक्स भी होती है, जिससे नॉर्मल डिलीवरी में हमें बहुत फ़ायदा मिलता है। बिल्कुल। तो हर तरह के सुझाव जो हैं वो आपको दिए गए हैं, लेकिन आप एक डॉक्टर की सलाह से इन सबको अपनी जीवन शैली या अपनी रोज़मर्रा के रूटीन में शामिल कीजिए। अगला सवाल है, मेरी पत्नी की उम्र 27 साल है, अभी उन्होंने हमारी तीसरी संतान को जन्म दिया है। दरअसल इससे पहले भी हमारी 2 संतानों के जन्म के बाद उनके शरीर में कमजोरी आ गई थी, लेकिन बाद में जब बच्चों की उम्र 2 साल हुई और उसने दूध पीना बंद कर दिया, तो पत्नी का स्वास्थ्य फिर से ठीक हो गया। ऐसे में क्या उन्हें कोई समस्या है? अगर है तो इसका समाधान बताइए। ये सवाल लतीफ़ खोकर हैं जोधपुर से उन्होंने पूछा, और इसमें मुझे लग रहा है कि मदर फीडिंग को लेकर एक थोड़ा सा भ्रम की स्थिति भी है। आप सही कह रहे हैं, इसमें थोड़ा सा मिसकंसेप्शन और मिथ टाइप इन्वॉल्व है आपके क्वेश्चन में। दूध पिलाने से कोई भी महिला कमज़ोर नहीं होती है।
इनफैक्ट मैं ये बोलूँगी कि जब महिला दूध पिला रही होती है तो हम उसके खाने का ज़्यादा ध्यान रखते हैं, क्योंकि हमारे बड़े लोग यही कहते हैं कि जो महिला खाएगी वही उसका बच्चा लेगा। तो हम हमेशा जो महिला प्रेग्नेंट होती है और जो फीडिंग करा रही होती हैं, हम वैसे भी उनकी डाइट का ज़्यादा ध्यान रखते हैं, क्योंकि उनकी ही डाइट से बच्चे की डाइट निर्भर करती है। तो इसलिए ये कहना कि जब उन्होंने 2.5 साल दूध पिला के बंद कर दिया तब उनकी हेल्थ ठीक हुई, तो मेरे हिसाब से ये सही नहीं है बोलना, क्योंकि दूध पिलाना बीमारी नहीं है, प्रेगनेंसी बीमारी नहीं है। ये एक नेचुरल प्रोसेस है जिसके लिए हमारी बॉडी हमको अपने आप तैयार कर देती है। प्रेगनेंसी के 9 महीने हमारी बॉडी अपने आप में इतना वो ले लेती है कि कोई भी महिला आराम से 6 से 8 महीना दूध बच्चे को पिला सकती है। जहाँ तक उनकी कमज़ोरी का सवाल है, तो रिपीटेड डिलीवरी भी उनको कमज़ोर करती है। प्लस डिलीवरी अपने आप में एक ऐसा वो है प्रोसेस जिसमें महिला खुद से कमज़ोर हो जाती है, लेकिन उसी पे हमें ध्यान रखना है कि उनके खाने का, उनकी दवाइयों का, सही टाइम पे उनकी एक्सरसाइज का, सब तरीक़ों से हमें ध्यान रखना है, तो उनको कमज़ोरी नहीं महसूस होगी। और यदि फिर भी कोई समस्या लग रही है ऐसी जिसका आपको समाधान नहीं मिल पा रहा है, इलाज नहीं हो पा रहा है, तो आपको महिला एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ से इस बारे में बात कर लेनी चाहिए। अगला सवाल है, मेरी बेटी की उम्र 16 वर्ष है, उसका वज़न भी ज़्यादा है, हालांकि इन्होंने वज़न नहीं लिखा है, अभी माहवारी शुरू नहीं हुई है, इसे लेकर मुझे क्या कोई चिंता करनी चाहिए? एक महिला दर्शक हैं रायपुर से। देखिए, 16 साल की उम्र में हमने आजकल ये देखा है कि ज़्यादातर लड़कियों को पीरियड्स आ जाते हैं। अब जैसे आपने बताया है कि आपकी डॉटर थोड़ी सी वेट भी उनका ज़्यादा है और 16 साल की उम्र हो चुकी है, तो सबसे पहले तो मैं ये एडवाइस करूँगी कि आप बिना टाइम वेस्ट करे हुए सबसे पहले जाके आप एक गायनेकोलॉजिस्ट को दिखाएं, उनके हार्मोन टेस्ट कराएं, क्योंकि वज़न ज़्यादा है, पीरियड्स नहीं आए हैं, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं हार्मोन में कोई प्रॉब्लम है। उनकी सोनोग्राफी कराएं, गायनेक आपको बता देंगी कि किस तरीके की सोनोग्राफी होगी, वो कराएं। और मेरे हिसाब से आप ज़्यादा डिले नहीं करें। जहाँ तक घरेलू उपचार का सवाल है, ज़्यादा वजन में भी हमारे पीरियड्स में गड़बड़ी होती है, तो आप ये कोशिश करें कि आपकी डॉटर एक्सरसाइज रेगुलरली करे, डाइट मॉडिफाई करे और अपना वज़न कम करने की कोशिश करें। बिल्कुल। अगला सवाल है, मेरी उम्र 47 वर्ष है, हाल ही मेनोपॉज जैसे लक्षण शुरू हो गए हैं। कई महिलाओं ने बताया है कि मेनोपॉज में काफ़ी परेशानी होती है, इससे बचाव के लिए मुझे अभी से क्या करना चाहिए? सुनीता शर्मा है जैसलमेर से। सुनीता जी, पहले तो मैं ये कहूँगी कि आपने बहुत सही टाइम पे ये सवाल उठाया है। आप 47 की हैं, आप पेरीमेनोपॉजल एज ग्रुप में आप आ चुकी हैं, और ये बहुत अच्छी बात है कि आपको अभी से चिंता है आपके शरीर के बारे में। जैसा आपने कहा कि दूसरों ने आपको बताया है कि तकलीफ़ होती है, तो ये बहुत सही समय है जब आप अपने आप का ध्यान रख सकती हैं। आप सबसे पहले जाके मेनोपॉज क्लिनिक या गायनेकोलॉजिस्ट से मिलें। वहाँ पे जो बहुत सारे टेस्ट होते हैं जिसमें कंप्लीट बॉडी चेकअप होता है, सिर्फ गायनी बेस नहीं, जिसमें हार्ट, लिवर, सबके जांच होती हैं, 2D इको वगैरह सारा कराया जाता है। आप अपना कंप्लीट बॉडी चेकअप कराएं। जहाँ तक घरेलू उपचार है, उसमें आप हरी सब्जियाँ, दाल, ये सब लें। आपकी डाइट हमेशा हाई प्रोटीन डाइट होनी चाहिए। दूध, दही, छाछ, पनीर, ये आपकी डाइट में ज़रूर होना चाहिए। अमाइनो एसिड्स जिन सब्जियों में मिलते हैं, आपको वो ज़रूर लेना चाहिए। कुछ पर्टिकुलर फल जिसमें बेरीज़ आती हैं, स्ट्रॉबेरीज़, मलबेरीज़, ये आपको ज़रूर लेना चाहिए। जहाँ तक मेडिकेशन का सवाल है, आपको विटामिन 3 और कैल्शियम का सप्लीमेंट ज़रूर लेना चाहिए, और आगे आपके जो भी आपके टेस्ट कहते हैं उस हिसाब से आपको अपने गायनेकोलॉजिस्ट और जनरल फिजिशियन से ज़रूर मिलना चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, जो मेनोपॉज वाला जो दौर होता है, वो जो अवस्था होती है, उसमें ये देखने में आ रहा है कि इस समय जो महिलाएं हैं उनको ज़्यादा समस्याएं आ रही हैं, उनके सवाल भी बहुत ज़्यादा होते हैं। लेकिन पुराने ज़माने में यदि हम जाएं तो उस समय भी महिलाओं को मेनोपॉज तो होता ही था, तो उन्हें इतनी समस्या नहीं होती थी, या समस्याएं होती थी लेकिन बताने के माध्यम नहीं थे, इसलिए वो सामने नहीं आती थी। यदि हम माने कि उन्हें समस्या नहीं होती थी, तो उसकी क्या वजह हो सकती है? देखिए, एक तो पहले तो आपने सही बोला कि उनके पास माध्यम नहीं था बताने के लिए कि उनको समस्या क्या है। आजकल हमारा सोशलाइजिंग बहुत ज़्यादा है, इसलिए हमारा इंटरेक्शन बहुत है, इसलिए हमें पता चलता है कि क्या प्रॉब्लम है। पहले की और अब की लाइफ में मेन डिफरेंस तो ये है कि आज की लाइफ हमारी बहुत हार्ड लाइफ है।
हमारी बहुत कॉम्पिटिटिव लाइफ है। तो इसके लिए पहले तो आपको मेंटली अपने आप को बहुत स्टेबल करने की ज़रूरत है। आप रेगुलर एक्सरसाइज करें, मेडिटेशन करें, योगा करें, उससे आपका माइंड और आपकी बॉडी दोनों रिलैक्स होती हैं। तो आने वाली जो भी बीमारियां होंगी वो आपकी बॉडी अपने आप में इतना आपको स्टेबल कर लेती है कि आप उसको फेस कर सकें। थोड़ा आज की लाइफस्टाइल में एक प्रॉब्लम ये भी है कि थोड़े हमारे एनवायरमेंटल टॉक्सिन्स और इम्प्योरिटी हमारे खाने में बहुत ज़्यादा है, हमारी आउटिंग बहुत ज़्यादा है, हमारा तेल, स्पाइसी फूड या जंक फूड जिसको हम कहते हैं, उनका सेवन थोड़ा ज़्यादा होता है। दूसरा, आजकल हमारी सारी इन्फॉर्मेशन इतनी अवेलेबल है कि हम कुछ भी पढ़ के हम पहले ही घबरा जाते हैं। हमें ऐसा लगता है कि हमने गूगल में जो बीमारी देखी तो वो हमें ही सबसे पहले होगी। तो इसलिए आपको सबसे पहले तो उस चीज़ से दूर रहना पड़ेगा और सही टाइम पे सही डॉक्टर को आप दिखाएं। गूगल से ज़्यादा बेहतर वो रहेगा। बिल्कुल, गूगल से तो थोड़ा आपको बचना चाहिए। आप अपनी जानकारी के लिए गूगल की मदद ले सकती हैं, लेकिन इलाज जो है वो गूगल से न करें या वो आजमाना नहीं चाहिए। अच्छा, इन्होंने अपने सवाल में भी लिखा है कि इन्होंने कई महिलाओं ने इनको बताया, तो ठीक है, ये सोशल अवेयरनेस होना तो ज़रूरी है, लेकिन जो मेनोपॉज है उसमें जो हार्मोन थेरेपी है या हार्मोन से रिलेटेड जो इलाज है, उसके लिए इन्हें किस तरह के डॉक्टर के पास जाना चाहिए? मेनोपॉज के लिए हम एक पर्टिकुलर ट्रीटमेंट होता है जिसको हम HRT कहते हैं, मतलब हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी। वो आपको एक गायनेकोलॉजिस्ट ही करवा सकती हैं, क्योंकि मेनोपॉज से रिलेटेड जो प्रॉब्लम होती हैं वो मोस्टली गायनी रिलेटेड ही होती हैं। तो आप इसके लिए गायनेकोलॉजिस्ट से ही मिलें, वो आपको आगे का ट्रीटमेंट बताएंगे। बिल्कुल, तो आपको महिला एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ जो हैं गायनेकोलॉजिस्ट, उनकी सेवाएं लेनी चाहिए और उनके बताए अनुसार अपनी जीवन शैली, अपने फिटनेस के लिए व्यायाम और खान पान का जो संतुलन है, इन सब चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए। वरना जीवन में जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी आपको इसके दुष्प्रभाव जो हैं वो ज़्यादा दिखने लगेंगे और आप कई तरह की शारीरिक तो है ही, मानसिक समस्याओं से भी घिर सकती हैं। अगला सवाल है, मैं 2 बच्चों की मां हूं और मेरी उम्र 31 वर्ष है। दूसरे बच्चे का जन्म 6 माह पहले सिजेरियन हुआ था, लेकिन अब मेरा वज़न बढ़ गया है। मैं जानना चाहती हूं कि मैं कब से व्यायाम शुरू करूं और किन बातों का ध्यान रखूं कि मेरा वज़न कम हो जाए। सोनाली कपूर हैं जयपुर से। ये एक जागरूक दर्शक हैं, जागरूक महिला हैं जो कि अपने स्वास्थ्य को लेकर चिंतित हैं। और वज़न वाले जो सवाल हैं ये हमारे पास बड़ी संख्या में भी आते हैं कि पोस्ट प्रेगनेंसी या पोस्ट डिलीवरी उनका वज़न जो बढ़ गया उसको कैसे वे मैनेज करें। सोनाली जी, मैं ये कहूँगी कि आपका सेकेंड बेबी है, 6 मंथ्स आपकी सिजेरियन को हो चुका है, इसलिए जिसको हम एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीड कहते हैं वो अब ऑलमोस्ट आपकी ख़त्म हो चुकी होगी। अब आपके बच्चे को वैसे भी वीनिंग स्टार्ट करनी है, जिसको हम ऊपर का खाना खिलाना या ऊपर से दूध देना कहते हैं। ये समय आपका सबसे सही है जब आप अब अपनी डाइट का आप ध्यान रख सकती हैं। प्लस 6 महीने आपको हो चुके हैं, अब आप रूटीनली आप योगा सेंटर ज्वाइन कर सकते हैं, आप जिम ज्वाइन कर सकते हैं, आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। और जैसे मैंने आपको बोला कि अब आप अपना डाइट में भी मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। अब ओवर आपको घी, लड्डू ये खाने की अब ज़रूरत नहीं है। अब आप उसको धीरे धीरे कम करके आप थोड़ा सा अपनी हेल्दी डाइट पे आप आ सकती हैं और रेगुलरली अब आप अपनी जिम और रूटीन स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप जॉब करती थी और अपने सो कॉल्ड मैटरनिटी लीव पे अगर आपने जॉब छोड़ा था तो अब अपना जॉब भी स्टार्ट कर सकते हैं। थोड़ा सा आप जॉब में जाएंगे, मूवमेंट होगा तो आपकी बॉडी अपनी रूटीन में अपने आप आ जाएगी। अच्छा, कुछ सेलिब्रिटीज़ को तो हमने देखा है कि उन्होंने डिलीवरी के बाद अपने फिगर को वापस से मेंटेन कर लिया है, लेकिन आम महिलाओं के लिए संभव नहीं हो पाता है। तो क्या शारीरिक जो संरचना होती है या गर्भ या डिलीवरी के बाद जो शरीर में बदलाव आते हैं, क्या उनको हम व्यायाम, खान पान और एक नियमित जीवन शैली, इन सब चीज़ों के साथ क्या हम उनको रिवर्स कर सकते हैं? डेफिनेटली हम कर सकते हैं, क्योंकि शरीर सबका एक होता है, डिलीवरी का पैटर्न सबका एक होता है। उन लोगों को जो हम जैसे सेलिब्रिटीज़ की बात करें उनको ज़्यादा जल्दी होती है। हम रूटीनली जो महिलाएं घर में जो रहती हैं उनको ऐसा लगता है कि नहीं 1 महीना नहीं, हम अगले महीने से स्टार्ट कर देंगे। लेकिन मैं तो आपको यही कहूँगी कि अब सही समय होता है। आप जितना जल्द से जल्द आप अपने नॉर्मल रूटीन में आएंगे उतना ही आपकी बॉडी के लिए अच्छा रहेगा।
आप अपना डाइट मॉडिफाई करें, रूटीनली आप एक्सरसाइज करें, आप अपना जॉब कंटिन्यू करें। अगर आप एक्सरसाइज नहीं कर पाते हैं तो आप सिंपल वॉक करें, उससे भी आपको बहुत फ़र्क पड़ेगा। बिल्कुल। अगला सवाल है, मेरी शादी को 5 वर्ष हो चुके हैं, अभी तक प्रेगनेंसी नहीं हुई है, मुझे इसे लेकर चिंता होती है और तनाव भी रहता है, मुझे क्या करना चाहिए? एक महिला दर्शक हैं जिनकी उम्र 28 वर्ष है। देखिए, आपकी शादी को 5 साल हो चुके हैं। हम मेडिकल टर्म में एक टर्म यूज़ करते हैं जिसको हम कहते हैं इनफर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी का मतलब ये होता है कि जब एक कपल 1 साल बिना किसी प्रोटेक्शन के बच्चे के लिए ट्राई करता है और वो कंसीव नहीं कर पाता है, उस कपल को हम इनफर्टाइल कपल कहते हैं। इसके लिए अलग से बहुत सारे क्लिनिक्स भी होते हैं। अगर आपके वहाँ, आपके जहाँ आप रहते हैं, अगर वहाँ पे इनफर्टिलिटी क्लिनिक नहीं है तो आप किसी भी गायनेकोलॉजिस्ट से मिल सकती हैं और उनकी सलाह ले सकती हैं। अब जहाँ तक आपके कॉज का है, इनफर्टिलिटी के बहुत सारे कारण होते हैं। वो कारण महिला में और पुरुष में बराबर के होते हैं। अकेली एक महिला ही नहीं होती जिसकी वजह से प्रेगनेंसी नहीं रुक रही है। बहुत बार हमने देखा है पुरुष में भी बहुत डिफेक्ट निकलते हैं, उनके स्पर्म्स में प्रॉब्लम होती है, उनका बहुत ज़्यादा टोबैको लेना, अल्कोहल लेना उनके स्पर्म्स क्वालिटी ख़राब करता है। कभी कभी कोई मेडिकल बीमारियाँ होती हैं जिनकी वजह से स्पर्म्स क्वालिटी ख़राब हो जाती है। महिलाओं में, क्योंकि हमें फाइनली प्रेगनेंसी महिला में आती है, इसलिए हमें महिलाओं को ज़्यादा डेप्थ से देखना पड़ता है। उसमें हम पूरे हार्मोनल टेस्ट कराते हैं जिसमें थायराइड और जितने अंडादानी के हार्मोन होते हैं, ओवेरियन हार्मोन्स जो होते हैं, उन सब के टेस्ट होते हैं। फिर हम बच्चादानी की बनावट देखते हैं कि आपके बच्चादानी की बनावट कैसी है, उसमें तो कोई डिफ़ेक्ट नहीं है। अगर उसमें डिफ़ेक्ट होता है तो फिर हम सर्जिकली उसको भी करेक्ट करने की कोशिश करते हैं। कुछ टेस्ट होते हैं जिसमें हमें ये देखना होता है कि बच्चादानी और अंडादानी को जोड़ती हुई जो ट्यूब होती है, जिसको हम फैलोपियन ट्यूब्स बोलते हैं, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है, जिसकी वजह से अंडादानी से बच्चादानी तक नहीं आ पाता है। हम उनको भी चेक करते हैं। अंडादानी का जहाँ तक सवाल है, वो मोस्टली हार्मोन लेवल से चेक होती हैं। सोनोग्राफी करानी पड़ती हैं, उसमें हम ये देखते हैं जिसको हम बहुत कॉमनली PCOD कहते हैं, जिसमें अंडे रिलीज़ नहीं हो पाते और अगर होते हैं तो बहुत हेल्दी नहीं होते हैं, उनका टेस्ट होता है। और फाइनली जिसको हम गोल्ड स्टैंडर्ड इन्वेस्टिगेशन, जिसको हम इनफर्टिलिटी के लिए कहते हैं, वो होती है लैप्रोस्कोपी। फिर इवेंचुअली हम लैप्रोस्कोपी करते हैं जिसके अंदर हम दूरबीन से आप एक महिला की बच्चादानी की बनावट, अंडादानी की बनावट या उसके अंदर कोई और बीमारी तो नहीं है, उनका जांच होते हैं। इसके अलावा आपके नॉर्मल बॉडी का रूटीन चेकअप होता है, कंप्लीट चेकअप जिसको हम कहते हैं, जिसमें TB से लेके हार्ट तक की सारी बीमारियों का चेक होता है, हम वो भी करवाते हैं। आपकी शादी को 5 साल हो गए हैं, आपकी उम्र सिर्फ 28 साल है, तो मैं आपको यही एडवाइस करूंगी कि आगे टाइम ना वेस्ट करके आप जल्द से जल्द एक गायनेकोलॉजिस्ट, इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट जो होती हैं, आप उनको दिखाएं और अपना इलाज कराएं। बिल्कुल। और जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि ये केवल महिला के लिए नहीं, ये पुरुष के लिए भी लागू होता है, तो जांच जो है उसमें कोई भेदभाव ना हो। यदि महिला जांच करा रही है तो डॉक्टर जो जांच पुरुषों के लिए बता रहे हैं उन्हें भी वे सारी जांचें करानी चाहिए। अच्छा, ये जो जांच हो जाती है और उसके बाद मान लीजिए ये आता है कि किसी महिला में कोई कमी है जिस वजह से वो माँ नहीं बन पा रही है, या पुरुष में कमी है इस वजह से उनको संतान सुख नहीं मिल पा रहा है, और तीसरी कंडीशन कि दोनों में ही थोड़ी थोड़ी कुछ कमी है जिस वजह से कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में फिर इनके लिए कोई विकल्प है मेडिकली? एकदम मैं कहूँगी इसमें ना एक कंडीशन होती है जिसको हम कहते हैं अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी। इसमें महिला में भी डिफेक्ट नहीं निकलता है, मेल में भी डिफेक्ट नहीं निकलता है, लेकिन तो भी किसी कारण वो लोग कंसीव नहीं कर पाते हैं। उस कंडीशन को हम अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी कहते हैं, जिसको हम मेडिकली आपको एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं, लेकिन रिजल्ट हमारे सामने होता है कि कपल प्रेगनेंसी नहीं कंसीव कर पाता है। जहाँ तक ये सवाल है कि आप में महिला और पुरुष में दोनों में अगर कोई डिफेक्ट निकलता है, उसके बाद भी महिला कंसीव कर सकती है, उसके बहुत सारे तरीके होते हैं जिनको हम ART कहते हैं, मतलब असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स जो होती हैं, उसके ज़रिए IUI होता है, IVF होता है, जिसको हम टेस्ट ट्यूब बेबी लेमन लैंग्वेज में बोलते हैं, आप उसके लिए भी जा सकते हैं।
तो विकल्प तो बहुत सारे हैं, लेकिन जो जांच वाली बात है वो सबसे महत्वपूर्ण है। और इस दौरान आप सामाजिक दबाव और लोगों की जो बातें होती हैं उन पे ज़्यादा ध्यान न दें, अपना आत्मविश्वास बनाए रखिए। अगला सवाल है, मेरी उम्र 32 वर्ष है, चेहरे और शरीर के अन्य हिस्सों पर अनचाहे बाल निकल आए हैं, ऐसा क्यों हो रहा है और इन्हें कैसे हटाया जा सकता है या फिर इनकी ग्रोथ को हम कैसे रोकें? यह सवाल पूछा है चंचल शर्मा ने उदयपुर से। चंचल जी, अगर आपकी 32 साल की उम्र में आपके शरीर में ज़्यादा बाल आ रहे हैं जो कि एक फीमेल ओरिजिन हेयर ग्रोथ नहीं होती है, उसके लिए पहले तो मैं आपको ये एडवाइस करूँगी कि अगर आपका वेट ज़्यादा है तो आप अपने वेट रिडक्शन पे ध्यान दें। क्योंकि अगर वेट ज़्यादा होता है तो एक मेल हार्मोन होता है जिसको कहते हैं हम टेस्टोस्टेरोन, उसकी एक फ़ीमेल बॉडी में बढ़ने की चांसेस ज़्यादा हो जाती हैं। आप अपने वज़न का ध्यान रखें। आप एक गायनेकोलॉजिस्ट से मिलके कुछ हार्मोन्स जो होते हैं जिसमें मेल हार्मोन्स और बाकी जो ओवरी के जो हार्मोन्स होते हैं आप उनका टेस्ट कराएं, सोनोग्राफी कराएं। अगर सोनोग्राफी में आपके पीसीओडी जैसे मैंने आप पहले बताया था, अगर आपको उसकी तकलीफ़ है तो आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट को दिखाएं, उसका ट्रीटमेंट करें। अब बात आती है जो बाल शरीर में आ चुके हैं उनका क्या करना है। उनका अगर आप घरेलू उपचार जो हम जैसे उपटन कहते हैं, अगर आप उनसे निकाल सकें तो बहुत अच्छा है, वरना लेज़र टेक्निक उसका 100% की गारंटी होती है कि लेज़र टेक्निक से जो अभी जो आपको हेयर ग्रोथ है वो निकल जाती है। दूसरा होता है कि बाल आगे ना आए, उसके लिए अगर आपका टेस्टोस्टेरोन हाई है तो उसके मेडिकेशंस लें जो एक गायनेकोलॉजिस्ट देंगी आपको। अगर आपके पीसीओडी आती है तो उसका आप ट्रीटमेंट लें। ओवरी में एक और एक डिफेक्ट होता है जिसको हम डर्मोइसिस कहते हैं, उसकी वजह से भी चेहरे पे बहुत ज़्यादा बाल अनचाहे बाल आते हैं, आप उसका ट्रीटमेंट लें। थायराइड टेस्ट कराएं, अगर थायराइड में डिफेक्ट है तो आप थायराइड का ट्रीटमेंट लें। कुछ जो ट्रीटमेंट होते हैं वो आपके लंबे भी चल सकते हैं, तो इसका आप ध्यान रखें और इससे आप घबराएं नहीं। बिल्कुल, तो इस सलाह पे आप ध्यान दीजिए और कोई भी इलाज या दवा अपने मन से ना लें, डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें। डॉक्टर मेघा शांडिल्य जी को हम धन्यवाद कहेंगे, उन्होंने सभी सवालों के जवाब दिए और हमारे दर्शकों को गाइड भी किया। हेलो डॉक्टर में आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे। देखते रहिए पत्रिका टीवी और रखिए अपनी सेहत का ख्याल। नमस्कार।